वेलकम स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल क्षार। अम्ल क्षारक एवं लवण। अब देखो, ये हम पढ़ चुके हैं कि पिछले जो कक्षाएं हैं उनमें अम्ल क्या होता है। अम्ल के बारे में हमने एक नाम याद किया था, अनिल। अनिल का नाम इसलिए याद किया था कि देखो, ये थोड़ा सा बेसिक हम याद कर लेते हैं। अनिल का मतलब होता है अमल। ऐसे क्या हो गया अमल, नैफ से नीचे क्या होगा नीला, और लैफ और लाल। यानी कि जो नीला लिटमस पत्थर होता है अमल उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी कि अमल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। उसी प्रकार हमने एक नाम और याद किया था, छालनी, या फिर इसको इस तरीके से नए याद करके इस तरीके से छालनी नाम से याद किया था। इसका मतलब क्षार, क्षय का मतलब क्षार हो गया या क्षार ले लिया। तो क्षारक जो भी होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये हमने छोटी क्लास में देखो, 5 से 6 क्लास में बेसिक रूप से ये बातें याद की थी। यानी कि अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और लवण क्या करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लवण कोई भी लवण वैसे 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं, क्षारीय लवण होते हैं, उदासीन लवण होते हैं। तो वो अलग डिपेंड है। हम पहले ही कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लवण क्या होता है। तो उस टाइम इतना ही पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की जब क्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ के आएंगे। अब ऐसा कोई मेरे को कोई पदार्थ है, आप बोलोगे सर ये देखो ये पदार्थ है और आप इसको क्या करो, पी जाओ। हम पी सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसकी पहले हम जांच करेंगे कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, या ज्यादा अम्लीय होगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, और ज्यादा क्षारीय होगा तो भी हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। हम ऐसे कोई चीज को नहीं पी सकते। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, सूचक का उपयोग करते हैं। अब सूचक का मतलब क्या होगा, जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी आदमी है कोई इसी बारे में सूचना दे रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, सूचक हो गया। किसी न किसी चीज के बारे में सूचना देगा तो वो क्या कहलाता है, सूचक कहलाता। अब सूचक पे क्या करने हैं कि देखो, या तो हमारे पास नाम क्या है, हम किसकी सूचना ले रहे हैं, अमल की ले रहे हैं, इधर किसकी ले रहे हैं, क्षारक की। तो हमारे पास नाम आएगा किसका, सूचक के बारे में क्या आएगा, अमल क्षारक सूचक। सूचक या इसको कई बार क्या होते हैं सीधे नाम लेते हैं, कभी कभी इसको नाम लेंगे सूचक, सीधा नाम ले लेते। देखो सूचक यानी कि कोई भी अगर नाम बात करें अमल क्षारक सूचक, ये लंबा नाम हुआ, इसको हम याद नहीं करते, बाकी ये आता नहीं। अपने को नाम सीधा याद रखना है सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक हम क्या कहेंगे कि भी किसी न किसी चीज की पदार्थ की क्या करता है, सूचना देता है। तो अगर मैं बात करूँ अमल की दे रहा है तो अमल और क्षारक की सूचक के दे रहे तो हम क्या नाम लिखेंगे, अमल क्षारक सूचक। ठीक है। अब देखो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, हम बात करेंगे सूचक कितने प्रकार के। हम बात करेंगे 3 प्रकार के सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक पहली बात करते, ठीक है। दूसरा अगर बात करें संश्लेषित सूचक। तीसरी बात करें तो कौन सा होता है, गंधीय सूचक। देखो प्राकृतिक सूचक की बात कर लेते। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। माता जी समझ। देखो सूचक क्या हो गए, एक तो कौन सा हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा कौन सा हो गया संश्लेषी सूचक, और तीसरा कौन सा हो गया गंधीय सूचक। देखो नॉर्मल सी भाषा में बात करें, प्राकृतिक सूचक वो हो गया जो क्या करता है, हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बारे में वैसे कोई बात नहीं आएगी। गंधीय सूचक देखो नॉर्मल 2 ही बातें होती हैं, प्रकार प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है कि गंधीय सूचक क्या होगा। प्राकृतिक सूचक क्या होगा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे हल्दी हो गया, लिटमस पत्थर हो गया, गुलाब की पंखुड़ियां होंगी, गुड़हल का फूल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित वो सूचक वो होते हैं जिन्हें रसायनों के द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। वे सारे के सारे क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं। अब प्राकृतिक सूचक के उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे बात करें हल्दी, जैसे बात करें लाल पत्ता गोभी, जैसे बात करें हाइड्रेजिया आदि, ये सारे के सारे हैं। लिटमस पत्थर हो गया, तो ये प्राकृतिक सूचक हैं। संश्लेषित सूचक की बात करें तो 2 ही नाम। इसके बारे में आपको एक पर्सन पूछ सकता है कि देखो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा संश्लेषित सूचक क्या होते हैं,
उनके दो उदाहरण बताइए, या ये पूछ लेगा कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन क्या है, तो हम बताएंगे उसको क्या है, संश्लेषित सूचक। तो यहाँ पे नाम आएगा मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संश्लेषित सूचक होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक की बात करें, प्राकृतिक सूचक की होते वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, गुड़हल का फूल, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया आदि। यानी कि प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे अगर बात करें हल्दी है, हल्दी हम प्रयोगशाला में तो बना नहीं सकते, और इसको हम क्या करते हैं, जमीन में उगा के हम क्या करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे गुड़हल का फूल हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गई, और जैसे हाइड्रेंजिया हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं संश्लेषित सूचक की बात करते हैं। सूचक वे सूचक जिन्हें रसायनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित सूचक वे सूचक जिन्हें रसायनों द्वारा प्राप्त किया जाता है, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास दो ही संश्लेषित सूचक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक नंबर लगा के लिखेंगे मेथिल ऑरेंज, और दूसरा कौन सा है, फिनोल्फथेलिन। यानी कि ये दो संश्लेषित सूचक हैं। अगर ये हमारे पास है और हम इसको क्या करेंगे, जैसे अमल में देंगे या क्षार में डालेंगे तो उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, या अमल की बूंद उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वैसे फिनोल्फथेलिन का है, वो अमल के साथ अलग होगा, क्षार के साथ अलग होगा। हल्दी जैसे हम क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं तो अपने पास एक स्ट्रिप होती है जिसके आगे लिटमस पत्थर लगा होता है, और उस लिटमस पत्थर को यूरिन की उस टाइप में डालते हैं तो बाहर निकालते हैं, तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आजकल जो फेयर एंड लवली की जो क्रीम आती है उसकी एक बाई चार्ट एक लगा होता है, पहले दिन काला है, फिर धीरे धीरे उसका चार्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसकी मतलब वहां से देखो, अगर जितना अम्लीय होगा तो उसकी जो रंग होगा वो क्या होगा, उतना ही लाल होगा, कम नीला होगा। ठीक है, यही बात है। उसके बाद नाम आता है गंधीय सूचक का। ऐसे पदार्थ, गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग हो। वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। या अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं प्याज की, जैसे मैं बात करूं वेनिला की, जैसे बात करूं लौंग का तेल, लौंग का तेल, अगर मैं इनको क्या करूंगा,
अम्ल में डालूंगा तो इनकी स्मेल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्षार में डालते ही क्या हो जाएगी, इनकी स्मेल अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सूचक होंगे वो क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो अम्ल की, अम्ल तथा क्षारक की रासायनिक गुण, रासायनिक गुणधर्म। यानी कि अगर मैं बात करूं रासायनिक गुणधर्म की बात करें, अगर बात करें अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराऊं या क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कराऊं या अधातु के साथ अभिक्रिया कराऊं, तो ये क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, इसके बारे में रासायनिक गुणधर्म में पढ़ेंगे। फिर बात करें अगर अम्ल और क्षारक को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, इसके बारे में हम रासायनिक गुणधर्म में बात करेंगे। अलग अलग टॉपिक के अनुसार अलग अलग चीजें याद करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले बात करेंगे, अगर अम्ल को धातु के साथ किया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, देखो इसमें क्या होगा, अगर किसी भी अम्ल को किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे हम सिर्फ बिल्कुल छोटे से नाम से लिखेंगे। देखो रिएक्शन के हिसाब से अगर धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो सबसे पहले बनेगा अपने पास क्या बनेगा, लवण, और फिर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब लवण हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, अम्ल और धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करेगी तो पहला कौन सा बनेगा, लवण, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। देखो एक अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे, यानी कि बात करें हम अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनेगा, लवण प्लस में H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। तो यहाँ पे देखो अम्ल की बात करें तो हम क्या लेंगे, सल्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और धातु हमने कौन सी ले ली, Zn। जब भी हम अभिक्रिया करवाएंगे यानी कि जिंक के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने के बाद डालेंगे तो देखो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब देखो हम यहाँ पे एक प्रश्नाली लेंगे, उस प्रश्नाली में या तो क्या डालेंगे, HCl डालेंगे यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक के टुकड़े डालेंगे, और इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ से बंद करके और यहाँ से एक पाइप लेके इस पाइप के माध्यम से इसको एक पानी के टब में लेंगे, उस पानी के टब में क्या करेंगे, भर के छोड़ देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इस पाइप को डुबो के छोड़ेंगे, और जब ये गैस बनेंगे यानी कि ये जब रिएक्शन होगी, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, ZnCl प्लस में क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ से देखो बुलबुले निकलेंगे, देखो हवा के माध्यम से जैसे बाहर निकलेंगे तो यहाँ मोमबत्ती लेके खड़े हो जाएंगे, मोमबत्ती लेके खड़े होंगे तो ये बुलबुले जैसे इस पास आएंगी और पट पट की आवाज के साथ क्या करेंगे, जलने लगेंगे। ठीक है, तो ये विक्रिया संपन्न हो जाएगी, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। आगे बात सुने, यानी कि जब सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को Zn के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही देखो हाइड्रोजन की जो गैस है वो निकलेगी तो इस मोमबत्ती के पास जाएगी, वो क्या करेगी, पट पट की आवाज के साथ निकलेगी। यानी कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में ये हो गया कि अम्ल को जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये देखो ये एक असंतुलित अभिक्रिया है, देखो इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर क्या है, 1 है, इसलिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसी के साथ, अगर मैं बात करूं ये देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी इसके साथ में अभिक्रिया करवाई जा सकती है, Zn के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे देखो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, यहाँ हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं यानी कि H2SO4 ले लेंगे। तो जैसे हम करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा, और जिंक सल्फेट बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। तो ये क्या होगी, संतुलित समीकरण। और अब ये यहाँ पे 2 लगाते ये क्या हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी। ठीक है ना। और देखो सबसे बड़ी बात है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन अधातु के साथ, मतलब धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ये तो हमें पता ही, लेकिन ओनली फॉर Zn है वो सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ। और वो कौन सी क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन करता है, जिंक। और जैसे अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि Na2ZnO2 बनेगा। यहाँ पे S लिखेंगे और यहाँ पे G लिखेंगे, गैस। और ये क्या लिखेंगे, लिक्विड के रूप में, और ये भी किसमें लेंगे, सोड मतलब ठोस के रूप में, H2 के रूप में, सॉरी जलीय विलयन होगा ना तो H2 के रूप में लेंगे। ठीक है, यानी कि
फिर ओनली फोर Zn जिंक ऐसी धातु है जो किसके साथ करेगी, सोडियम जिंकेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगी, सोडियम जिंकेट बनेगी। ये नहीं कि ये क्या लिखा गया है, सोडियम जिंकेट के साथ अभिक्रिया करती है और किसी के साथ भी नहीं अभिक्रिया करेगी, यानी कि चार धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड वो है ना जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा और किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की आपकी रिएक्शन दे रखी है। तो आगे चलते हैं, देखो अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया होगी, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर इनके साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, मैंने पिछली बार पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था पीछे, लवण पढ़ा था, यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, लवण बनेगा। उसके साथ अगर क्या बनेगा, दूसरी बात H2O बनेगा, यानी कि जल बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। अब देखो ये कैसे निकलेगा, ये हम बात करेंगे। देखो समीकरण लिखेंगे, अम्ल कौन सा लेंगे, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। धातु कौन सी ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, और सोडियम के साथ में क्या लेंगे, कार्बन, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट को अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने को पता है ना, देखो कि यहाँ पे क्या है Na और यहाँ पे क्या है Cl, तो Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन गया NaCl। फिर देखो यहाँ H है, दो H होंगे ना, देखो यहाँ से दो लेने पड़ेंगे, दो H हो जाएंगे, तो देखो यहाँ Na2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखो दो H अपने पास है, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो, तो लेने के बाद क्या बन गया, H2O बन गया। अब यहाँ बच गया CO2, तो क्या बन गया, CO2। तो ये देखो ये संतुलित समीकरण है, इस प्रकार से संतुलित समीकरण होगा। उसी प्रकार देखो अगर मैं इसकी बात कर लिया, अब इसकी बात कर लेते, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl प्लस NaHCO3, विक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, देखो यहाँ एक Na एक HCl है, तो NaCl बन जाएगा, और क्या बनेगा, देखो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे, तो OH यहाँ हो गया और H यहाँ हो गया, तो क्या बन जाएगा, H2O, और प्लस में क्या बनेगा, CO2। तो इस प्रकार से क्या होगी, इस प्रकार से यहाँ हमारे पास जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी H2O, यानी कि जल प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके दो समीकरण है, ठीक है ना। कि देखो हमारे पास क्या था, HCl लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका भी प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, हमें क्या पता सर, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लवण बनेगा या जल बनेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, हमारे पास जैसे एक परख नली लेंगे, इस परख नली में हमने क्या लिया, एक पाइप लगाई, और इस पाइप के देखो यहाँ पे हमने क्या दे लिया, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे लिया, यानी कि यहाँ पे हमने टुकड़ों के रूप में क्या ले लिया, Na2CO3 बन गया, और यहाँ तक हमने क्या भर दिया, इसके अंदर HCl भर दिया, और HCl बनने के बाद देखो यहाँ हमने ऐसे करके यहाँ से क्या निकलेगी, CO2, ठीक है। और देखो अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, इसमें पानी जाएगा। जैसे ही इसके अंदर पानी जाएगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, क्या रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, विक्रिया किसके साथ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विक्रिया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। यानी कि देखो यहाँ एक OH ये टूट के इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो हमारे पास वहाँ पे क्या बनेगा, श्वेत अवक्षेप मिलेगा। श्वेत अवक्षेप का मतलब ये होगा कि वहाँ पे कुछ पानी के नीचे रहेगा और क्या करेगा, सफेद वाला जो है वो ऊपर ऊपर की ओर तैरने लगेगा, ठीक है ना। तो ये श्वेत अवक्षेप का मतलब क्या है, हमारे पास ये ठोस रूप में मिलेगा। और ये कार्बन डाई गैस क्या है, हमारे पास गैस आएगी, देखो यहाँ से निकल के आएगी ना, तो गैस आएगी, और ये क्या होगा, जलीय विलयन होगा। अगर जैसे ही मान लो कार्बन डाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसके अंदर ज्यादा मात्रा में हम क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब ये देखो अवक्षेप बनेगा, हम इस प्रकार से रोक थोड़ी रख सकते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaHCO3, और यहाँ पे क्या बनेगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जलीय जल में विलेयशील,
जल में विलेयशील। ठीक है, तो ये जल में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो आपको आज हमने पढ़ा कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट जब अपक्रिया करती है तो क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अगर धातु सिर्फ कार्बोनेट नहीं है, धातु हाइड्रोजन कार्बन के साथ अगर अपक्रिया करवाएंगे तब भी क्या बनेगा, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है ना। तो आज तो हमने ये दो समीकरणें लिखी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया करवाई तो हमारे पास क्या बना, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अगर सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCl के साथ अपक्रिया करेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। अब इसका जो प्रक्षेपण है, यानी कि हमें क्या पता चला कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। प्रयोग में क्या लिखा, हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया और सोडियम कार्बोनेट को किस में डाल दिया, HCl में डाल के उसकी अपक्रिया करवाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से होते हुए हमने यहाँ पे क्या रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन मतलब CO2 जाएगी तो CO2 अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, अविलेय पदार्थ होगा। तो अविलेय पदार्थ होगा तो या तो वो पानी के ऊपर तैरेगा या क्या करेगा, नीचे बैठेगा, तो अलग रूप में दिखेगा, तो इसका मतलब वो ठोस के रूप में अलग हो जाएगा और पानी क्या होगी, लिक्विड के रूप में रहेगा। तो ये क्या होगा, श्वेत अवक्षेप के रूप में। अब देखो ये ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी अपक्रिया करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगी तो क्या बनेगी कि CaHCO3 और वहां पे 2 ट्वाइस लग जाएगा, तो ये क्या होगा, जल में विलयशील हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये आज के लेक्चर पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।